नीटा एल आर स्क्वायर, ये बच्चों आ जाएगा 3/4 ऑफ मैक्सिमम। ये बच्चों आ जाएगा v बराबर 75% ऑफ v मैक्सिमम। ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, उसमें लिखा था कि विस्कस फ्लूइड है और उसके सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में मैक्सिमम स्पीड का कितना स्पीड होगा। तो मैक्सिमम स्पीड का कितना होगा, 75% होगा। तो 50% नहीं होगा। तो 0 पे मैक्सिमम है, r पे मिनिमम है, तो r/2 पे कितना है, तो 50% नहीं है, 75% है। अब ऐसे r/3 पे पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, निकाल पाओगे? तो ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको लिख दिया कि रिपीट करेगा तो ध्यान रखना r/2, और पूछेगा तो यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा टीचर, वो यही पूछेगा कि बच्चा r/2 पे कहीं 50% ना लिख दे, और जबकि वहाँ पे कितना आ रहा है, 75%, इसीलिए पूछा जाएगा। पूछने का कोई कारण होता है ना, तभी सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों ये बात हो गई। अब इसके बाद इसका लास्ट आर्टिकल है विस्कोसिटी का, और वो है वॉल्यूम फ्लो रेट। अब आप पढ़ोगे वॉल्यूम फ्लो रेट। अब वॉल्यूम फ्लो रेट निकालेंगे, कितना लीटर पानी फ्लो करेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालते हैं। देखिए सब लोग फिर से अगले कैलकुलेशन की तरफ आ जाइए। वॉल्यूम फ्लो रेट हम निकालें और आप लोग भी डेरिवेशन लेते रहो। बच्चों लोग, इसका लेंथ है L और इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r। यहाँ पे प्रेशर है P + ΔP और यहाँ पे प्रेशर है P। अब मेरे को वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है कि इसमें कितना पानी, कितना लीटर पानी फ्लो कर रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं। देखो इसमें हम ये पिंक कलर से इसी में दिखाएंगे, इसी जगह ये छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं। ये वाला बच्चों, ये छोटा सा स्ट्रिप हो गया और ये रेडियस y हो गया और इसकी जो विड्थ है वो dy हो गया। अब आपको वॉल्यूम फ्लो रेट लिखना है। वॉल्यूम फ्लो रेट को मैंने Q लिखा था, तो यहाँ पे dQ लिखोगे। अब वॉल्यूम फ्लो रेट पढ़े थे ना, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे dQ है तो आप लिखोगे dA और इंटू वेलोसिटी। dA का मान लिखोगे 2πy और dy। अब वही पिंक कलर का जितना वॉल्यूम है उतना लिखना है, जो पिंक कलर से मैंने कवर्ड किया है उतना छोटा सा वॉल्यूम निकालना है आपको। तो 2πy dy ये हो गया, और वेलोसिटी निकालोगे तो ΔP/4 नीटा L और r² - y², ये लिखोगे। अब बच्चों ये dQ हो गया। अब अगर हमें Q लिखना है तो जो बाहर हो सके ना उसे बाहर कर लो। अब ये लिखोगे पाई ΔP/2 नीटा L r² y - yQ dy एंड लिमिट रन फ्रॉम 0 to r। ये हो गया। अब आप लिखोगे Q बराबर पाई ΔP/2 नीटा L r² y² by 2 माइनस
वाई पावर 4/4 0 to r। इसके बाद फिर होगा Q बराबर पाई डेल्टा पी r पावर 4/2 माइनस r पावर 4/4 अपान 2 नीटा l। इसमें से 2 में से 1/2 में 1/4 माइनस करोगे तो 1/4 बचेगा। 50 पैसे में 25 पैसे निकालोगे तो 25 पैसे बचेगा। तो ये हो जाएगा पाई डेल्टा पी, या डेल्टा पी के आगे पाई कर दो, डेल्टा पी पाई r पावर 4 अपान 8 नीटा l। ये हो गया बच्चों वॉल्यूम फ्लो रेट। तो डेल्टा पी पाई r पावर 4 अपान 8 नीटा l, ये विस्कस फ्लूइड का वॉल्यूम फ्लो रेट है। चलो लिख लेना तो बता देना। देखो ये जो सवाल है यहाँ पे पूरा इतना कंप्लीट करो तब उधर समझाएं। क्यों माने वॉल्यूम फ्लो रेट हम लोगों ने निकाल लिया है। डेल्टा पी इंटू पाई r पावर 4 अपान 8 नीटा l, सब हो गया। अब ये वॉल्यूम फ्लो रेट उसी तरह से है जैसे आगे मैं बढ़ाऊँ। देखो इसी Q को मैंने ऐसा लिखा है, डेल्टा पी पाई r पावर 4 को नीचे कर दिया जाए तो 8 नीटा l अपान पाई r पावर 4 हो जाएगा। और इसको मैंने लिखा है डेल्टा पी अपान आर वी, और आर वी की जगह ये है, और आर वी क्या है, विस्कस रेजिस्टेंस। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था चार्ज फ्लो रेट, तो चार्ज फ्लो रेट क्या है, करंट I बराबर डेल्टा वी अपान इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हीट फ्लो रेट डेल्टा थीटा अपान थर्मल रेजिस्टेंस। तो ऐसे यहाँ पर भी है वॉल्यूम फ्लो रेट डेल्टा पी अपान विस्कस रेजिस्टेंस, तो उसमें डेल्टा वी अपान आर तो करंट हो गया, डेल्टा थीटा बाई आर तो थर्मल हो गया, डेल्टा पी बाई आर तो विस्कस हो गया। तो 3 चैप्टर एक ही लाइन पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं प्रेशर डिफरेंस अपान विस्कस रेजिस्टेंस, और विस्कस रेजिस्टेंस का ये वैल्यू है। मान लो कोई पूछ लिया विस्कस रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, अब नीट के पेपर में आ रहा, जेईई मेंस के पेपर मान लो यही आ गया, विस्कस रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। अब जो नहीं समझे होंगे तो वहाँ निकाल लेंगे जल्दी से, वो छोड़ के चले आएंगे। और डायमेंशन का फार्मूला, अगर डायमेंशन का सवाल छोड़ दिया तो उसे डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, बोलते हैं ना शर्म से डूब जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, इसलिए भी थ्योरी बहुत अच्छे से आना चाहिए। कौन सा चीज़ कहाँ पे पूछ लेगा मेरे को पता होना चाहिए। अब विस्कस रेजिस्टेंस का अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो आप निकाल सकते हो, प्रेशर अपान वॉल्यूम फ्लो रेट।
अगर ये और यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, नीटा विस्कासिटी है पास्कल सेकंड और ये लेंथ मीटर है और ये r पावर 4 मीटर पावर 4 है, ऐसे में निकल जाएगा। बच्चों इसका डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल लेना, क्योंकि मेरे मन में आया है तो ये पूछ सकता है पेपर में, इसीलिए मन में आया है कि मान लो यही पूछ ले, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ विस्कस रेजिस्टेंस, तो निकाल लेना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल देते हैं आपको लगाने के लिए। एक क्वेश्चन नोट करो बच्चों, ध्यान से सवाल को देखना है अब आपको। देखो मान लो ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे फिर एक कंटेनर है, यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे एक और बना देते हैं। अब समझो इसमें मैंने ये ट्यूब लगाया, यहाँ पे ये ट्यूब है और एक ट्यूब ये है। यहाँ पे एक ट्यूब ये वाली है और एक ट्यूब ये है। ये देखो यहाँ पे जो ट्यूब लगा हुआ है इसका रेडियस r और लेंथ l है और इधर से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो Q0 है, Q0 वॉल्यूम फ्लो है यहाँ पे। और बच्चों ये प्रेशर इस जगह ना मैंने P लिखा है और यहाँ पे प्रेशर P0 है, P0 माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर कर दिया थोड़ा। अब वही सेम प्रेशर यहाँ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ है, P0 है, और ट्यूब यहाँ भी मैंने लगाई है, वही ट्यूब लगाया है और इधर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इधर से ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इधर बाहर आ रहा है और इसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है Q1 है, Q1 है। ये R है, लेंथ L है, इसका रेडियस R/2 है और लेंथ 2L है और वॉल्यूम फ्लो रेट Q1 है। ऐसे ऐसे यहाँ का प्रेशर P है, यहाँ का प्रेशर P0 है, ये R और L है और R/2 और 2L है और इधर से ये फ्लो हो रहा है, यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है। प्रेशर P0 और ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो Q2 है। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा है, सवाल में ये पूछा है कि Q1/Q0 कितना है, Q1/Q0, और ये बोला है Q2/Q1 कितना है। ये सवाल है कि वॉल्यूम फ्लो रेट का रेशियो ये कितना नंबर आएगा और Q2 में Q1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ये आपको इसको देखकर तुरंत झटपट आंसर देना है। आप चित्र बना लीजिए तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ।
बच्चों हो गया? आप ज़रा देखो तो मैं सवाल लगा के दिखाऊँ ना, आंसर निकालूँ। अब सब लोग यहीं पे देखो, मेरे को निकलवाओ, सवाल मैं ही लगाऊंगा और आप लोग बताएंगे, मतलब मुंह बंद करके बैठना नहीं है, बोलना है। देखिए यहाँ पे ट्यूब नंबर 1 ये है और वही ट्यूब नंबर 1 यहाँ है, ट्यूब नंबर 2 यहाँ है, वही ट्यूब नंबर 1 यहाँ है और ट्यूब नंबर 2 यहाँ है। 2 ट्यूब है, 2 ट्यूब है और फ्लूइड कैसा है? विस्कस है। अब अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे R1, तो R1 बराबर होगा पाई R पावर 4 अपान 8 नीटा L और Q नॉट का मान लिखेंगे तो आएगा प्रेशर डिफरेंस अपान R1, इक्वेशन 1। सही है? ये जो Q नॉट है वो वैल्यू यही है, डेल्टा P अपान R। R1 मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो R2 कितना होगा? R2 का मान पाई R पावर 4 अपान 8 नीटा L इक्वल टू पाई R पावर 4 अपान 32 अपान 32 इंटू 8 नीटा L इक्वल R1 बाई 32। तो R2 का मान क्या हुआ? R1 बाई 32 हुआ। यही R2 का मान है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए Q1 क्या होगा, तो Q1 बराबर होगा डेल्टा P अपान R इक्विवेलेंट। अब डेल्टा P अपान R इक्विवेलेंट माने R1 प्लस R2। क्या लिखोगे? R1 प्लस R2। अब आप लिखोगे डेल्टा P अपान R1 माने R1 और R2 का मतलब R1 अपान 32। अब ये वैल्यू हो जाएगा 32 अपान 33 डेल्टा P अपान R1। इसका मतलब हो जाएगा 32 अपान 33 और Q नॉट। सही है? तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या उल्टा लिख? अच्छा, हाँ उल्टा हो गया, उल्टा। सही कर लो, रिवर्स हो गया ना। तो चलो इसको बदल दो, हाँ इसे ध्यान देना था उस समय। तो चेंज हो जाएगा 8 नीटा L अपान क्या है? पाई R पावर 4। तो बच्चों L की जगह क्या लिखोगे? 2L। और पाई R की जगह क्या लिखोगे? R बाई 2 पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 32। हो गया। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 पावर 4 माने 16 2 जा 32 हो जाएगा। 32 8 नीटा L अपान पाई R पावर 4, तो मतलब 32 R1 हो जाएगा। हाँ क्या चीज़? अच्छा R1 में भी यही हो गया। R1 तो चलो R1 में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इसको भी चेंज कर दो। R1 हो जाएगा 8 नीटा L अपान पाई R पावर 4। ठीक है? अब ये जितना होगा उसका 32 टाइम्स हो गया। अब आप यहाँ पे जब लिखोगे इस जगह ये सब बदल गया। अब ये आएगा डेल्टा P अपान 32 और 1 33 हो गया, 33 R1। तो बच्चों कितना आया? वॉल्यूम फ्लो रेट Q नॉट अपान 33 आया। सही है? ये वैल्यू हो गया। R2 मतलब जब पतला ट्यूब हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना थिकनेस घटता जाएगा, रेडियस घटता जाएगा, उसका रेजिस्टेंस भी लगातार घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बताओ रेडियस पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है? R पावर 4। मतलब अगर ये कोई पूछे कि विस्कस रेजिस्टेंस ट्यूब की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस कब होगा? जब उसकी लेंथ ज़्यादा हो
और रेडियस कम हो। जितना रेडियस ज़्यादा होगा विस्कस रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि विस्कस रेजिस्टेंस कम हो तो ट्यूब हमें वो लेना चाहिए जो छोटा हो और रेडियस ज़्यादा हो। और अगर ट्यूब की लेंथ बढ़ा दोगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेडियस घटा दोगे तो रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिमाग में ऐसे रखेंगे तो थ्योरेटिकल आइडिया रहेगा। अब बच्चों इसका नंबर ले आओ, तीसरा वाला, इसको इसी बॉक्स में लिखवा दो, सीधे लिखवा दो। अब इसमें आप बताओ Q बराबर क्या लिखोगे? वॉल्यूम फ्लो रेट Q2, बोलो Q2 बराबर क्या लिखोगे? डेल्टा P अपान R इक्विवेलेंट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, सही है। तब ये डेल्टा P हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 माने 32R1। अब ये एलसीएम हो जाएगा तो 33 अपान 32 और डेल्टा P अपान R1। इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ना डेल्टा P अपान R1, इसे आप लोगों ने क्या नाम दिया था? Q0। तो ये Q0 दिया है। अब आपको ये पता चला Q2 बराबर 33 अपान 32 Q0। ये आ गया Q2 का मान। ये Q2 है, इधर Q1 है और इधर Q0 है और ये रेजिस्टेंस का रिलेशन था। R1 ये है, R2 ये है। बच्चों Q0 यहाँ पे आया और ये Q1 लिखना था मेरे को यहाँ पे, ये Q1 है। Q1 बराबर Q0/32 और Q2 बराबर आया 33 अपान 32 Q0। एक बार कैलकुलेशन सब लोग मिला लो। एलसीएम लोगे ना तो ये 33 पैरेलल में ज़्यादा होता ही है। पैरेलल में तो ऐसे भी समझ सकते हो ज़्यादा होगा कि एक ट्यूब तो वही है जिससे Q0 आएगा और एक पतला ट्यूब और लगा दिया तो उससे भी कुछ आएगा, तो Q0 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब ये Q0 से बड़ा ही आना चाहिए। तो ये बड़ा हाई है 33 अपान 32, तो ये रिजल्ट हो गया। अब आपसे Q1/Q2 भी पूछा था क्या? निकाल तो लोगे ना आप? जो पूछा था अपना फाइनल आंसर लिख देना। एक सवाल मैंने ये लिखा था कि Q1 अपान Q0 कितना हुआ। अब Q1 अपान Q0 कितना हुआ वो दिख रहा होगा कहीं पे, और ये आया 1/33। दूसरा सवाल मैंने क्या पूछा था, कॉपी में ज़रा देख के बताना, Q2 अपान Q1। अब Q2 अपान Q1 पूछा जाए तो Q2 की भी वैल्यू है और Q1 की भी वैल्यू है, रख लो। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 33 का स्क्वायर आएगा क्या? देखो बताओ, स्क्वायर आएगा और अपान 32 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। चलिए ये सवाल हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो लगा लेना। अब ऐसा सीरीज कम्बिनेशन, रजिस्टर, कैपेसिटर, थर्मल बहुत जगह पढ़ा था, वैसे यहाँ भी है। अब इसमें कुछ रिजल्ट जो हमारे काम का होता है उसे मैं पहले ही पढ़ा दिया है। टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाया है, 6 पाई नीटा RV बताया होगा कि बादल फटने का क्या मतलब है, प्रेशर फोर्स कैसे कैसे समझाया था, और मीडियम में डेंसिटी हो, अपथर्स फोर्स हो ना हो तो विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ा दिया है। इसीलिए काइनेमेटिक्स में पढ़ा देते हैं, इसे हम कई बार नहीं पढ़ाते, छोड़ देते हैं। तो इसका जो आपके सिलेबस में मेन पॉइंट है
वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो काइनेमेटिक्स में बता दिया था। टर्मिनल वेलोसिटी इसी का पार्ट है, 6 पाई नीटा आर वी, वो सब ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए अब आपको इसमें आगे की बात समाप्त हो गया। और बच्चों ये विस्कोसिटी से अब आगे चलो और लिखो सरफेस टेंशन। देखो इसका जो मेन पोर्शन था ना, वो मैं काइनेमेटिक्स में ही पढ़ा दिया था, इसलिए पढ़ाया था कि कभी कभी इसे मैं नहीं भी पढ़ाता तो भी आपका काम चल गया था, पढ़े थे आप, इधर छोटी छोटी बात और जोड़ दिया। अब आप लिखो, लास्ट लाइन है सरफेस टेंशन, ये है आखिरी टॉपिक फ्लूइड का। अब पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। ये भी प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, ये भी प्रॉपर्टी है। ये भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, जैसे विस्कस प्रॉपर्टी है, पर ये दिमाग में आना चाहिए कि कैसी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, किसकी वजह से है? तो देखो यहाँ पे तो एक ही कारण है, और वो क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये भी उसी से है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन मॉलिक्यूलर एक्टिव रेंज, इन मॉलिक्यूलर एक्टिव रेंज। यहाँ पे लिखा है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण है, और वो भी किस रेंज में होने चाहिए? इंटर मॉलिक्यूलर रेंज में होना चाहिए। अब इंटर मॉलिक्यूलर रेंज यहाँ पे कितना है? 10⁻⁹ मीटर। मान लो कोई पूछ ही ले कि इंटर मॉलिक्यूलर एक्टिव रेंज कितना है, तो बता दो इतना है, जाओ मेजर कर लो, 10⁻⁹ मीटर। वंडर वाल ने निकाला था सर। और आगे अब देखो इसमें कैसा, ये किसके कारण है वो तो मैंने जान गया, ये करता क्या है? जैसे विस्कस फोर्स क्या करता था? ट्राई टू मिनिमाइज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यही पढ़ा था। रिलेटिव मोशन को घटाता था। ये क्या करेगा? ट्राई टू मिनिमाइज, ये भी मिनिमाइज करता है, वो भी मिनिमाइज करता था। वो मोशन को मिनिमाइज करता है और ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है। ये एरिया को घटाता है, और वो किसको घटा रहा था? वेलोसिटी को। और ये किसको घटा रहा है? एरिया को। वो कहता है कि ज़्यादा दूर तक मत दौड़ो, और ये कहता है कि ज़्यादा दूर तक मत फैलो। ये दोनों इसकी प्रॉपर्टी है। वो कहता है दूर तक मत जाना, और ये कहता है ज़्यादा फैलना मत, अपने को समेटे रहना। तो यही दोनों की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो लिखता हूँ, ये करता क्या है वो लिख देता हूँ। ट्राई टू मिनिमाइज, ट्राई टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, ट्राई टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को कम करता है, एरिया को घटाता है, ये इसका काम है। तो बच्चों ये पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि आखिर हम किसकी वजह से आएगा और क्या करेगा, तब हम अपने आप को फोकस कर लेंगे। यही सब घटना यहाँ कुछ हो रहा होगा। अब एक चित्र आपको दिखाते हैं समझाने के लिए केवल। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, ये मैंने एक कोई कंटेनर को लिया और इसमें बच्चों लिक्विड है।
अब इस लिक्विड का ये ऊपर वाला लेयर है, सबसे ऊपर ये सरफेस है, और इसके नीचे एक मैंने और ये बनाया, और इसके बीच का जो सेपरेशन है ना वो इंटरमालिकुलर एक्टिव रेंज है R0, मतलब कितने दूर पे दूसरा वाला लेयर है जिसे हम बोलते हैं सब एटॉमिक लेयर। और ये बात आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के भागते हैं, तो वहीं पे ये चीज़ समझाया था, फिर आज दोबारा से पढ़ रहे हैं। एक मैंने यहाँ पे एक स्फेयर बनाया है, अभी आप मत बनाना, ये आपको बिगाड़ना पड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा बनाने के चक्कर में ना पड़े। अब बच्चों थोड़ा सुनो, इधर समझो, थोड़ा बात समझना है। ये मान लो ये सरफेस पे एक मालिक्यूल है, देखो लिक्विड का मालिक्यूल तो सभी जगह होगा, सभी जगह होगा। अब लिक्विड का मालिक्यूल सभी जगह होगा, ये मैंने सरफेस पे लिया और एक मालिक्यूल यहाँ दिखाया और एक मालिक्यूल यहाँ दिखाया। मैंने तीन जगह लिक्विड का मालिक्यूल यहाँ है, उसके नीचे है, उसके नीचे, सभी जगह है। अब मैं कहाँ कहाँ दिखाऊंगा, मैंने ऐसे 2-3 पॉइंट अपने से ले लिया रैंडमली। एक मालिक्यूल यहाँ लिया, अब इंटर मालिक्यूलर रेंज पे जो मालिक्यूल है अपनी ओर खींचेगा, हमेशा अट्रैक्शन होगा। तो ये वाला मालिक्यूल यहाँ अपनी ओर खींच रहा है, ये मालिक्यूल अपनी ओर खींच रहा है, ये मालिक्यूल अपनी ओर खींच रहा है। तो जितने भी मालिक्यूल हैं सब इसको अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, इस मालिक्यूल को सभी मालिक्यूल खींच रहे हैं। अब देखो एक मालिक्यूल यहाँ है, तो ये वाला मालिक्यूल अपनी ओर खींच रहा है, ये वाला अपनी ओर खींच रहा है, ये वाला अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर, ये अपनी ओर, ये अपनी ओर, ये अपनी ओर, सब खींच रहे हैं, इसको भी खींच रहे हैं। अब ये वाला मालिक्यूल है तो ये अपनी ओर पुल करेगा, ये अपनी ओर पुल करेगा, ये अपनी ओर, अपनी ओर, अपनी ओर, सभी इसे ऐसे पुल कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि इस वाले सरफेस पे फोर्स लगेगा, इस वाले मालिक्यूल पर भी फोर्स लगेगा और इस वाले मालिक्यूल पर भी फोर्स लगेगा। फोर्स तो सभी पे लग रहे होंगे। इसको मैं हटा सकता हूँ? हाँ हटा दिया। अब देखो, अब आगे सुनो, सबसे कम फोर्स कहाँ लगेगा? इस पे F3 बराबर क्या होगा? यहाँ पे F2 होगा और यहाँ पे F1 होगा, तो F1 ग्रेटर देन F2। तो मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम टेंशन experienced by inner molecule or surface molecule। तो मैक्सिमम टेंशन experienced by surface molecule, hence name is surface tension। समझ गए सरफेस टेंशन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सरफेस टेंशन का मतलब है सरफेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस मोर टेंशन, मोर टेंसाइल फोर्स,
और जब मोर टेंसाइल फोर्स है तो मोर टेंशन माने सरफेस मॉलिक्यूल पे ज़्यादा टेंशन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सरफेस टेंशन। समझ आ रहा? अगर सरफेस टेंशन मैंने नाम क्यों रखा, सोचने की बात है। तो सरफेस टेंशन इसका नाम क्यों पड़ा? कोई पूछे बताओ इसका नाम सरफेस टेंशन क्यों है, बताओ टेंशन सरफेस पे ज़्यादा है इसलिए सरफेस टेंशन है, बात ख़त्म हो गई। तो सरफेस टेंशन नाम क्यों पड़ा ये समझा रहा था। तो यहाँ पे मैं इस लाइन पे लिख रहा हूँ नीचे पहला लाइन कि सरफेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस मोर फोर्स, सरफेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस more force or it produce या it experience or more tension लिख दो, बस काम खत्म। more force or more tension, बस हो गया, more force or more tension। इसीलिए बच्चों इसको वाई वी से सरफेस टेंशन। तो ये तो सरफेस टेंशन क्यों नाम पड़ा वो हुआ, और कहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेंगे। ये वाला चैप्टर केवल प्रैक्टिकल का चैप्टर है, ये कोई थ्योरी यहाँ नहीं है, सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। तो अब आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1। आगे बढ़ाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं, और जहाँ पे कोई चीज़ में आपको डाउट लगे कि ऐसा क्यों है तो पूछना चाहिए, ज़रूर पूछिएगा।